तारीख पर तारीख आप अक्सर सुनते रहते होंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे लोगों के दर्द के तमाम किस्से आपके साथ होते होंगे। एक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की चिंता के रूप में आज सामने आई है। उत्तर प्रदेश में विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की एक जमीन पर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रवैये पर टिप्पणी की है, चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने उस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए कि आखिरकार ये क्या मामला है जो कि जमीन का मामला था, लेकिन कोर्ट को, सर्वोच्च कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में ये सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। प्रधानमंत्री आवास के तहत बन रहे ये फ्लैट अब खटाई में पड़ गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा गया है। ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के विवाद में कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई न होने पर असंतोष और नाखुशी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे नहीं पता कि यूपी के विधायक अब्बास अंसारी के प्रॉपर्टी विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे कुछ हाई कोर्ट का रवैया चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिस्टिंग फाइलिंग व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वो अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। चूंकि अथॉरिटी ने प्लॉट पर फ्लैट निर्माण का काम शुरू कर दिया है तो अदालत ने वहां यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, यानी उस दौरान वहां अब्बास अंसारी या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसी भी हाई कोर्ट के मुकाबले हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, मतलब मैं कहूँगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल द जजेस, दे आर डूइंग मोर वर्क। मतलब शाम तक देर तक बैठते हैं, काम करते हैं। कभी जाके देखिए जब उठते हैं उस बदी 50 वकील खड़े हो जाते हैं मैशन करने के लिए, हमारा केस अभी ले लें, हमारा केस बचा है, इसमें स्टे दर्ज कर रहा है, जेल जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जिस जमीन को लेकर हाई कोर्ट पर टिप्पणी की है वो जमीन लखनऊ के डालीबाग इलाके में है। उस 10 बिस्वा जमीन को 20 साल पहले लखनऊ के डालीबाग इलाके में मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने खरीदा था। सुभानुल्लाह की मौत के बाद जमीन उनकी पत्नी राबिया बेगम के नाम दर्ज हो गई थी। राबिया बेगम ने वो जमीन मुख्तार के दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम वसीयत की थी। साल 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमीन को लेकर एक नोटिस जारी किया। इस जमीन की जांच एसडीएम से कराई गई, जिसके बाद इसे शत्रु संपत्ति बताया गया। शासन ने जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनाने का फैसला किया। फ्लैट का निर्माण काम शुरू भी हो गया, लेकिन अब फ्लैट पूरी तरह से बने नहीं हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। अंसारी का दावा है कि उनकी याचिका पर ठीक से सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उनकी अर्जी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज का कहना है कि जजों पर इतना बोझ है कि वो करें तो क्या करें। तो जजेस स्ट्रेंथ आधी है, हमको 24 जज लखनऊ में बैठाने होते हैं, इलाहाबाद में बाकी 10 में 8-10 की नो सीटिंग आती हैं, तो कम से कम 10 डिवीजन में बनानी पड़ती हैं। तो जजेस ही नहीं है तो क्या डिसाइड। तो कितने जज की स्ट्रेंथ है इलाहाबाद हाई कोर्ट? 160 की स्ट्रेंथ है। 160 और अभी 78 नाम बता रहे हैं। और आपको ये बता दें शायद कि कॉलेजियम से कई बार रिट्रेटेड नाम गवर्नमेंट में पड़े हुए हैं, उन पर कोई डिसीजन गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है। कॉलेजियम में सर्विस जजेस के नाम आ चुके हैं, 3 बार उनके जजमेंट मांगे जा चुके हैं, अभी तक एक भी अपॉइंटमेंट सर्विस जज का नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट पर बड़ी टिप्पणी की है। लखनऊ में रणवीर के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लगातार मामलों में कोर्ट में जो मामले हैं वो लंबित होते जा रहे हैं, फंसे हुए हैं, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक की अगर आप बात करेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे जब मैं ये आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूँ। बारी बारी से हम आपको आंकड़े दिखाते हैं कि कितने मामले सुप्रीम कोर्ट में और देश के अलग अलग अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दिसंबर के महीने में ही लोकसभा में जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक इस वक्त अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हुए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में ही 80,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं, जबकि देश के अलग अलग हाईकोर्ट जो हैं, अगर 25 हाईकोर्टों की बात की जाए, इनमें अगर लंबित मामलों को जोड़ लिया जाए तो 61,70,000 तक का आंकड़ा पहुंच जाता है। और निचली अदालतों में जाएं, जिला कोर्ट की ओर जाएं, तो अगर वहां पर लंबित मामलों की बात करें तो ये 4 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा है। इतने लंबे मामले लंबित पड़े हैं और ये मामले 25-25, 30-30 साल पुराने भी हैं। ये मामला तूल पकड़ा है इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर, जिसमें
केसों की फाइलिंग और लिस्टिंग के मामले में चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हर साल लंबित मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है। आपके सामने आंकड़े हम रखते हैं। ये देखिए, ये 1 जनवरी 2021 का आंकड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लंबित मामले थे वो 9,93,000 थे। अब एक साल बाद की बात करते हैं। 1 जनवरी 2022 को ये 10,31,000 हो गए और उसके बाद अगर बात करें 1 जनवरी 2023 को तो ये बढ़कर 10,33,628 के आंकड़े पर पहुंच गए, जबकि अगले ही साल यानी इस साल 1 जनवरी 2024 को ये 10,66,126 का आंकड़ा है। यानी कुल मिलाकर लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पेंडिंग मामले हैं उनकी फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। क्या इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिस्टम जिम्मेदार है? इसका जवाब जानने के लिए एनडीटीवी ने थोड़ी देर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सतीश चंद्रा से बातचीत की। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, दिस इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जहां पर 160 जजेस हैं और 11 लाख की पेंडेंसी है और फ्रेश जो है बहुत ज्यादा आता है। और इसका मेन कारण जो आप देखेंगे कि ये जो क्यों हो रहा है, क्यों पेंडेंसी है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लिस्टिंग नहीं हो पाती या सारे सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है, वो है ओवरबर्डन। और ओवरबर्डन के लिए आप देखेंगे कि वहां के जो एडवोकेट्स हैं उनकी डिमांड है कि इसकी बेंच ना कभी बने, कहीं भी हाई कोर्ट का कोई काम बाहर ना जाए। अब देखिए, सहारनपुर के एक गांव से एक आदमी चलता है, झांसी के एक गांव से एक आदमी चलता है, तो उसको इलाहाबाद जाना होता है। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, पहुंचने में कितनी दिक्कत होगी आप देखिए। तो वहां वकील को क्या है कि उसको फ्रेश का मतलब है, पुराने केसेस का कोई मतलब है नहीं। और जजेस की जो काम करने का तरीका है वो तो ओवरबर्डन कर ही रहे हैं काम, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, लखनऊ एक बेंच है, उसका ज्यूरिडिक्शन सिर्फ लखनऊ रीजन का है, अवध रीजन का ज्यूरिडिक्शन है। कभी भी उन्होंने नहीं चाहा कि कानपुर और आगरा उसके साथ जुड़ जाएं, जो कि बहुत फिजिबल है। और वहां 54 कोर्ट है, कोर्ट रूम बने हुए हैं, 54 कोर्ट रूम है 54 नई बिल्डिंग के अंदर। और वहां अगर जजेस को भेजा जाए तो मेरे विचार से आगरा है, कानपुर है और जो नियर बाई है बरेली वगैरह, सारे के सारे उसके अंदर आ जाए। लेकिन नहीं, इलाहाबाद के जो एडवोकेट्स है वो चाहते हैं कि सारा काम इलाहाबाद के अंदर ही हो, और जहां वो अनमैनेजेबल हो गया है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वहां जो स्ट्राइक है वो बहुत ज्यादा होती है। जरा से भी कोई काम हुआ, एक सुई गिर गई आपके गाजियाबाद कोर्ट के अंदर, वहां स्ट्राइक है। तो एक स्ट्राइक का एक बहुत बड़ा सेक्शन बन गया है। दूसरे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका अपना एक ग्रुप बना हुआ है, वो चाहते हैं हर कोर्ट में कि वो जो बोले वो ऑर्डर पास हो। अगर वो पास नहीं होता ऑर्डर तो उस जज के खिलाफ वो स्ट्राइक करा देते हैं। मैं खुद उसका भुक्तभोगी रहा हूं कि उसके खिलाफ जो है, अगर कोई जूनियर को भी आप रिलीफ दे रहे हैं, सीनियर को भी दे रहे हैं, तो वो कहेंगे नहीं हमें रिलीफ दो, जूनियर को मत दो, ताकि उनकी दुकान चलती रहे। तो एक ये इसके अंदर सारा का सारा जो सिस्टम है वो इसीलिए वजह से कोलैप्स हो रहा है। और इसका तो एक सोल्यूशन ये है कि आप लखनऊ बेंच का एक तो ज्यूरिडिक्शन बढ़ा दें, अवध बेंच के अलावा उसके अंदर आगरा ले लें, कानपुर ले लें, बरेली ले लें, ये ले लें। और दूसरा, इसके 2 बेंच और बना दें, एक गोरखपुर के अंदर और एक हसनापुर के अंदर एक बेंच बना दें, ताकि वेस्टर्न यूपी भी कवर हो जाए और आपका ईस्टर्न यूपी भी कवर हो जाए और वर्क का डिवीजन भी हो जाए, तो मैनेजेबल होगा। अदरवाइज ना तो इलाहाबाद के अंदर बिल्डिंग है, ना आपके पास फाइलें रखने के लिए जगह है, कॉरिडोर में फाइलें पड़ी हैं इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केसेस की। 24 साल के अंदर क्रिमिनल केस हियरिंग पे आ रहे हैं, तब तक तो आदमी पता नहीं क्या होगा। वो कहावत है कि साहब, वो एक बूढ़े आदमी को कहा उसने कि भाई आपने तो लड़की छेड़ दी इसलिए आप पे केस चल रहा है। कहते हैं वो तो जब मैं जवान था तब का केस है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब आया है हियरिंग पे। तो ये तो कोई बात नहीं बनती कि इस तरह से आप काम करते रहे। इसका आप डिवीजन करिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और इसको गोरखपुर ले जाइए एक बेंच बना करके। एक आप जो है हसनापुर में बेंच बनाइए, आगरा का ज्यूरिडिक्शन लखनऊ में दीजिए, कानपुर का ज्यूरिडिक्शन लखनऊ में दीजिए, बरेली का ज्यूरिडिक्शन लखनऊ में दीजिए, और वहां का उसका एनलार्जमेंट कीजिए। देखिए आपका सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। और ये जजेस की जो एडवोकेट्स की मोनोपोली है उसको आप खत्म कीजिए, वो खत्म होगी भी नहीं, क्यों पॉलिटिकल रीजन है, इसलिए उसको आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव पूर्व जज चंद्रा साहब दे रहे थे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन बातों को सिस्टम मानेगा? क्योंकि अलग अलग बेंचेस अगर बना दी जाएं, कोर्ट का बोझ कम कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। पर जो बात सतीश चंद्रा जी कह रहे थे जज साहब, पूर्व जज, क्या वो मानी जाएंगी? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने सुना किस तरीके से कैमरे पर आकर उन्होंने साफ साफ कहा उच्च न्यायालयों में जजों की संख्या में काफ़ी कमी है, उनके पद खाली पड़े हैं। ये बात केंद्र सरकार को भी पता है। पिछले साल दिसंबर में, यानी 1 महीना पहले ही राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जजों के रिक्त पदों का एक आंकड़ा बताया था। वो आंकड़ा ज़रा देखिएगा।
उनके मुताबिक देश के सभी हाई कोर्ट में जजों की जो संख्या है, ये अलग अलग मामले हैं आपके सामने। इलाहाबाद हाई कुल देश में जो कुल पद हैं जजों के वो 1114 हैं, जिसमें 350 पद खाली पड़े हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो 160 कुल पद है, जिसमें से केवल 74 पद पर ही जज नियुक्त हुए हैं, यानी आधे के ज़्यादा खाली हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो 85 कुल पद हैं और 31 मात्र जजेस हैं वहाँ पर। ये अलग अलग हाई कोर्ट की बात है। बॉम्बे में 94 का कुल का आंकड़ा है, लेकिन 28 ही जज है वहाँ पर। दिल्ली हाई कोर्ट में 60 की ज़रूरत है टोटल जॉब वैकेंसी की, और 21 जो है वो खाली पड़े हुए हैं। ये रिक्त पद है जो आखिरी कॉलम में आप देख पा रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो 72 कुल पद है, 27 उसमें रिक्त पड़े हुए हैं। पटना की बात करें तो 53 कुल पद है जजों के, जिसमें से 19 खाली पड़े हुए हैं, यानी आधे से ज़्यादा पद जो है वो लगभग खाली पड़े। राजस्थान में 50 कुल पद है, 18 पर पद खाली पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में 53 है वैकेंसी, 16 पद खाली पड़े हुए हैं। ये देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स का इस वक्त आप आंकड़ा देख पा रहे हैं। तेलंगाना में 42 कुल पद है और 14 पद जजेस के खाली पड़े हुए हैं। सवाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर उठा है, तो इस मामले में मेरे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने वहां के वकीलों से बात की। सुनते हैं वहां के वकीलों का क्या तर्क है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है, उसके पीछे की क्या वजह है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी की, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई अधिवक्ता हैं, विधान से बातचीत करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है उसके बारे में हम लोगों को किसी प्रकार का टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितना काम माननीय उच्च न्यायालय के हमारे माननीय जजेस करते हैं, उतना आप पूरे देश में किसी भी कार्यालय में इतना काम कोई भी अधिकारी नहीं करता है। सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक प्रत्येक माननीय न्यायाधीश पूरी तन मन से लगे रहते हैं, पूरा काम करते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे तक पूरा काम करते हैं। लिहाजा आप ये कहना कि यहाँ जजेस काम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल निराधार है और गलत है। हमारे यहाँ मुख्य बात तो यही है कि जजों की संख्या बहुत कम है और हमारे यहाँ योग्य अधिवक्ता भी हैं, नाम भी यहाँ से भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक एलिवेशन होके नहीं आया। सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे यहाँ कुछ जजेस तो ऐसे हैं जो 10 बजे से लेकर 5 बजे 6 बजे तक काम करते हैं। इतना काम करते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, चूँकि बड़ा राज्य है, संख्या यहाँ की बड़ी हुई है, जिसकी वजह से पेंडेंसी है। कुछ जिम्मेदारी अथॉरिटीज़ भी नहीं बियर करती, जो निर्णय अथॉरिटी कर सकती है वो भी नहीं करती, तो असहाय हारा जो है जनता जो है मजबूरी में आके उच्च न्यायालय का शरण लेती है और यहाँ से लोगों को न्याय मिलता है। लिस्टिंग सिस्टम ज़रूर हमारे यहाँ का लूज है, जिससे कि कौन सा मुकदमा कब लगेगा, आज दाखिल हो रहा है, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि परसों लगेगा, नरसों लगेगा या 15 दिन बाद लगेगा। ये वाकई दुखद है और इस पर हमारे हाई कोर्ट को भी गंभीरता से विचार करके इस सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। जो वो कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो स्थिति है। देरी हो सकती है हमारे यहाँ, लेकिन अंधेर नहीं है, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। ये ठीक है कि प्रॉब्लम्स हैं, केसेस टेकअप नहीं हो रहे हैं, केसेस लिस्ट पे रहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन केसेस टेकअप करेंगे, जजेस करेंगे टेकअप। जब जज फ्रेश केसेस को सुन लेते हैं उसके बाद टेकअप करेंगे। अब फ्रेश ही केसेस रहते हैं, फ्रेश केसेस निपटाते हुए जजेस को टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि आया पिटीशन और हर चीज़ उठा के कह दें नहीं साहब कोई वो नहीं, बहुत जल्दी निपटा सकते हैं जजेस। वो तो इतनी हियरिंग करते हैं, इतना सुनते हैं, इसलिए टाइम लगता है। सपा नेता अब्बास अंसारी के ज़मीन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रवैये पर चिंता जताई और हमने आपको डिटेल में दिखाया कि किस तरीके से मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं, अदालतों में कितनी कमियां हैं, क्या हाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के रवैये पर चिंता जताई, तो कई बार ऐसे मौके भी आए जब सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के जजों के कमेंट पर माथा पीट लेना पड़ा है। ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। आपको याद दिलाएं, 17 जुलाई को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आजमीर सहरावत ने बयान दिया कि सर्वोच्च न्यायालय की सोच है कि वो वास्तव में उससे अधिक
सर्वोच्च है और ये मानने की प्रवृत्ति है कि उच्च न्यायालय संवैधानिक रूप से उससे कम उच्च है। इस पर 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई माना, स्वतः संज्ञान लिया। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल अनुचित और बड़ी चिंता का विषय बताया। सितंबर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेद व्यासाचार्य शीशानंद ने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कह दिया था। इस पर भी जमकर हंगामा हुआ, विवाद हुआ। इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट तलब की। तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने आगाह करते हुए कहा, आप देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। जस्टिस शीशानंद ने अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर माफीनामे में जस्टिस शीशानंद ने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। माफी के बाद जस्टिस शीशानंद के खिलाफ मामला बंद कर दिया गया। एक और मामला याद दिलाता हूं। उसी तरह दिसंबर के महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी की थी। ये मामला संसद में भी गूंजा, जहां राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने जस्टिस यादव को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने का नोटिस दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने वो पेश हुए। कॉलेजियम ने जस्टिस यादव की टिप्पणियों को खारिज किया। और अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें जस्टिस शेखर यादव ने क्या कहा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी पेशी हुई थी। कानून तो भैया बहुत संकट से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में बुरे नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। तो जजों की क्वांटिटी, संख्या तो कम है ही है, जजों के कामकाज की क्वालिटी भी और बेहतर होने की जरूरत है।